अब देखिए आप लोग अपना नया चैप्टर निकाल लीजिए द प्लेन, थर्ड चैप्टर मेरे बुक के अकॉर्डिंग है। तो देखिए इसमें प्लेन में पहले आपको थ्योरी पार्ट बताए देना, आपको पहले भी कई बता चुके हैं कि अब देखिए हम कुछ पॉइंट्स लिखवाने जा रहे हैं, 6-7 पॉइंट 8 पॉइंट होंगे लगभग। तो वो लगभग पूरा चैप्टर और उसकी 1-2 एक्सरसाइज कवर करेंगे। तो इन पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, ध्यान से लिखिएगा, ठीक। उसके बाद क्वेश्चंस मान के चलिए आपको बहुत कम बताने पड़ेंगे हमें। अगर आपने थ्योरी पार्ट पढ़ लिया तो क्वेश्चन बताने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसे ही क्वेश्चन आपके अपने आप लग जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा आपको ये थ्योरी पार्ट ठीक से पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो अब लोग चैप्टर नंबर 3 चालू कर दे रहे हैं, नंबर 1, ठीक। जैसे जैसे बताते जाए वैसे वैसे लिखते जाइए। 6-7 पॉइंट लिखवाने हैं। जब ये 6-7 पॉइंट लिखवा देंगे उसके बाद क्वेश्चन चालू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपके सिंपल वे में हो रहे हैं। हाँ, तो नंबर 1 हेडिंग लिखिए जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन। नंबर 1 हेडिंग लिखिए जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन। जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन। जैसे बताइए आपने जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ी है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन आपने हाई स्कूल में पढ़ी। तो लाइन की जनरल इक्वेशन अगर पढ़ी हो तो बताइए लाइन के कई फॉर्म होते हैं। एक जनरल इक्वेशन होती है सामान्य समीकरण ax + by + c = 0, ये लाइन की इक्वेशन है। फिर बताइए आपने और सारे फॉर्म जैसे ग्रेडियंट फॉर्म यानी प्रवणता रूप पढ़ा y = mx + c। फिर बताइए एक अंतःखंड रूप पढ़ा इंटरसेप्ट फॉर्म x/a y/b = 1। एक ने नॉर्मल फॉर्म पढ़ा x cos α y नहीं, लाइन मतलब लाइन की इक्वेशन सभी हैं लेकिन वो अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो वैसे यहाँ पर भी जो हम अभी शुरुआत के 3-4 पॉइंट लिखवा रहे हैं वो सारे के सारे प्लेन के इक्वेशंस हैं, तो अलग अलग फॉर्म है। तो हमने जैसे पहले हेडिंग की भाई जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन, तो हेडिंग के अंदर लिखिए फटाफट, देखिए द जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन, द जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन, द जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज गिवन बाय, और ये इक्वेशन लिख लीजिए, देखिए ax + by + cz + d = 0। जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन is given by ax + by + cz + d = 0। देखिए अगर कहीं भी कोई भी इक्वेशन, ये आपको शायद मालूम भी होगा कि आपने इंटर में 3D पढ़ा है, तो प्लेन की इक्वेशन बताइए इस फॉर्म में होती है, ठीक। ये आपको शायद मालूम होगा, इंटर में आपने पढ़ रखा है, भले वो वेक्टर में पढ़ा हो लेकिन थोड़ा बहुत कार्टेशियन भी है। तो ax मतलब कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में लिखिए तो क्या है कि इक्वेशन है ये प्लेन की, ठीक। अब इसमें बता दीजिए a b c लिखा हुआ है तो इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि a b c क्या होते हैं और d क्या होता है। तो नीचे लिखिए वेयर a, b, c, वेयर a, b, c are the drs or dc's, where a, b, c are the drs or dc's of the normal to the plane, of the normal to the plane, of the normal to the plane, and d is any constant, and d is any constant, ठीक। अब जरा इसको समझिए, एंड डी इज एनी कांस्टेंट लिखा है। अगर कोई इक्वेशन ऐसी लिखी है तो ये प्लेन की इक्वेशन रिप्रेजेंट करे। इसमें लिखा है ए बी सी जो है वो क्या बताएंगे, प्लेन के नॉर्मल के डी आर्स, और डी कह रहा है कोई भी कांस्टेंट, डी से मतलब नहीं ए बी सी। लेकिन आपको मालूम है कि इस इक्वेशन में ए बी सी क्या होते हैं, तो कह रहे हैं प्लेन के नॉर्मल क्या, तो डी आर्स होते हैं डी सी। अच्छा, पिछले चैप्टर में पढ़ा डी आर्स या डी सी प्लेन के नहीं होते हैं, प्लेन के होते हैं क्या, डी आर्स या डी सी बताइए लाइन के होते हैं। ये बात भूलिएगा नहीं, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हमने पिछले बताया कि बहुत लोग वो है ऐसे लैंग्वेज लिखना चालू करते हैं। हालांकि आपका ऑब्जेक्टिव तो आपको लैंग्वेज नहीं लिखनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी सब्जेक्टिव तो लिखनी पड़ती है ना। तो लिखते हैं डी सीज ऑफ द प्लेन या डी आर्स ऑफ द प्लेन, कह रहे हैं सेंटेंस के लिए डी आर्स या डी सी बताइए प्लेन के लिए नहीं डिफाइंड था, डी आर्स या डी सी बताइए लाइन के लिए डिफाइंड था। तो बताइए किसमें लिखा है ए बी सी प्लेन के डी आर्स या डी सीज नहीं है, ए बी सी प्लेन के नॉर्मल के डी आर्स या डी सी। मतलब अगर ये प्लेन सपोज करिए ऐसे बनता है, मान लीजिए ये प्लेन बना है, ये प्लेन मान लीजिए ये वाला है, तो प्लेन का नॉर्मल कैसे खींचेगा, देखिए प्लेन का नॉर्मल ऐसे खींचेगा, ये बताइए प्लेन का नॉर्मल है। ये एक लाइन खींची गई जो प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन दिस, ये बुक है और बुक के ऊपर देखिए मार्कर 90 डिग्री, तो ये प्लेन का नॉर्मल है। अच्छा, प्लेन का नॉर्मल प्लेन है क्या, बताइए ध्यान देंगे तो प्लेन का नॉर्मल लाइन है, तो लाइन के होते हैं डी आर सी। तो ये जो प्लेन का नॉर्मल है ये इसके डी आर या डी सीज है। अब लड़ाई आती है कि डी आर है कि डी सीज। मान लीजिए आपने एक प्लेन लिख के दे दिया हमने 2x + 3y + 7z + 11 = 0,
तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये डी आर हैं कि डी सी? तो देखिए 3 नंबर डी आर हैं डी सी हैं, ये आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया गया। अगर बताइए ए बी सी के स्क्वायर का सम 1 आ रहा है, अगर ए बी सी आपको मालूम वाले मिलेगा 2x, ऐसे बोला 2x प्लस 3y ऐसे बोला, तो देखिए 2 कितना है a, 3 कितना है b, तो कह रहे हैं कि इसमें ए बी सी के अगर स्क्वायर का सम 1 आ रहा है तो देखिए ए बी सी डी सी हो जाएंगे, और अगर ए बी सी के स्क्वायर का सम 1 नहीं आ रहा है तो ए बी सी डी आर हो जाएंगे। तो लेकिन ए बी सी हैं किसके डी आर? प्लेन के नॉर्मल के, तो प्लेन का नॉर्मल ये बना हुआ है, इसके डी आर ये देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं, ये देखिए प्लेन है आपका और ये इसका देखिए नॉर्मल है, और ए बी सी इसके डी आर या डी सी है, ठीक है। तो नॉर्मल चलिए ए बी सी लिखने की जरूरत नहीं है, बस नॉर्मल लिखा हुआ है, तो ये जो नॉर्मल बना हुआ है इसके डी आर या डी सी इसके, ठीक है। अच्छा ये प्लेन के नॉर्मल कितने बन जाएंगे? तो प्लेन के नॉर्मल तो ये अनंत बन जाएंगे, अनंत नॉर्मल प्लेन के बन सकते हैं। ये भी तो प्लेन का नॉर्मल है, ये भी तो प्लेन का नॉर्मल है। अच्छा तो ये प्लेन का कोई भी नॉर्मल बनाएंगे तो पैरेलल बनेंगे, जैसे ये बुक है इस पर आप कोई भी नॉर्मल बना कहीं बना दीजिए अलग अलग पॉइंट पर, तो ये सारे नॉर्मल पैरेलल होंगे। तो आपको ये भी बताया गया कि अगर 2 लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनके डीसी सेम होते हैं। पिछले टर्म में मतलब पिछले चैप्टर में बताया गया कि ये सब पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो अगर जो डीसी इसके होंगे वही इसके होंगे, वही इसके होंगे, सब ओवरऑल बहुत सारे नॉर्मल की बात नहीं करनी, केवल एक नॉर्मल कि आपको बस इतना मालूम होना चाहिए कि अगर किसी इक्वेशन में प्लेन में ए बी सी लिखा है तो ए बी सी क्या है? ए बी सी प्लेन के नॉर्मल के या तो डी आर हैं या डी सी है। फिगर बनाना तो बना लीजिए जल्दी से फटाफट, वीडियो पॉज करके बनाइए फिगर। हाँ अब चलिए नंबर 2 लिखिए। नंबर 2 में ऐसे लिखिए नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन, इसका यूज लगभग नहीं होगा। देखिए आपका जो प्लेन के पहले मेन थीन फॉर्म लिखवा है तो ये वाला जो पहला नंबर लिखा है इसका यूज होगा, काफी होगा। जो नंबर 2 लिखवा रहे हैं इसका यूज लगभग ना के बराबर होगा, बट ये आपका ऑब्जेक्टिव तो भले डायरेक्टली आ जाए। हाँ तो दूसरा फॉर्म लिखिए नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन, तो उसके नीचे लिखिए हेडिंग के अंदर लिखिए द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन, द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन is given by, the normal form of the plane is given by, और ये लिखे देखिए Lx plus My plus Nz equals to P, Lx plus My plus Nz equals to P, ठीक। मतलब देखिए ये जो फॉर्म होता है ये कहलाता है आपका क्या? जनरल फॉर्म। और अगर ऐसे प्लेन की इक्वेशन लिखी यही चीज लिखी देखने में लग रहा है एक ही जैसा है, नहीं अभी अंतर दिखाएंगे। तो Lx plus My plus Nz equal to P, ठीक। इसमें नीचे लिखिए where L comma M comma N, where L comma M comma N are the DCs, where L comma M comma N are the DCs of the normal to the plane, DCs of the normal to the plane, DCs of the normal to the plane and P जो लिखा है देखिए राइट हैंड साइड में P लिखा हुआ है, and P is the perpendicular distance, and P is the perpendicular distance from the origin to the plane, P is the perpendicular distance from the origin to the plane, P is the perpendicular distance from the origin to the plane, ठीक है। ये फिगर पहले बनाइए फिर समझाते हैं। देखिए फिगर बना हुआ है, समझ पा रहे होंगे शायद क्या बना हुआ है। फिगर वीडियो पॉज करके बनाइए। हाँ देखिए इसमें देखिए ये क्या फॉर्म है, कह रहे हैं ये वाला आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना लिखा है, बस इतना ऑब्जेक्टिव लेवल पे इंपॉर्टेंट, इसका कोई क्वेश्चन आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे सपोज करिए ये प्लेन है कोई, ठीक है, तो ये मान लीजिए सपोज करिए ये हमने ये लगाया और देखिए ये आपका मार्कर लगा, तो मार्कर का ये पॉइंट आपका ओरिजिन मानिए, मान लीजिए ये ओरिजिन है, यहीं से आपका XYZ एक्सेस निकला होगा। तो हमने इस फिगर में जो आपको समझा रहे हैं इसमें XYZ एक्सेस नहीं बना हुआ है, ये ओरिजिन मान लीजिए, यहीं से XYZ एक्सेस निकला होगा, ये कोई प्लेन है, यही वाला प्लेन ये है। तो ये कह रहे हैं इसमें जो P लिखा है ना P, ये P क्या है? ओरिजिन से प्लेन पे परपेंडिकुलर, मतलब मार्कर की जो लेंथ है बताइए यही ओरिजिन से परपेंडिकुलर की लेंथ हो गई। बताइए ये ओरिजिन आपका मानिए, इस ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा गया है, तो ये मार्कर इस बुक को 90 डिग्री पे कट कर रहा है,
मार्कर बुक को ना ऐसा देखिए 90 डिग्री दिख रहा है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री कट कर रहा है और यहाँ पर ये आपको नॉर्मल हो गया, ठीक। तो कह रहे हैं इसमें ए बी सी एलिमेंट जो है ये कोई भी नंबर नहीं, जैसे ऊपर लिखवाया गया ए बी सी या तो डी आर्स होंगे या डी सीज होंगे। यहाँ पर देखिए डी आर्स या डी सीज नहीं लिखवाए गए, यहाँ पर लिखा है ये क्या है, एलिमेंट क्या है, एलिमेंट प्लेन के नॉर्मल के डी सीज ही होने चाहिए। और कह रहे हैं जिस समय प्लेन के नॉर्मल के डी सीज होंगे उस समय पी क्या बताएगा, पी बताएगा उस प्लेन पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर की लंबाई। मान लीजिए कोई हवा प्लेन है, ओरिजिन कहीं पर, मान लीजिए ये ओरिजिन है, तो पी क्या बताएगा, इस ओरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर की लेंथ। अब इसका एक एग्जांपल लिखे थे समझने के लिए, जैसे मान लीजिए हमने एक इक्वेशन लिखी, फॉर एग्जांपल करके लिख रहे हैं। मान लीजिए लिखा 2x + 3y + 7z = 11। मान लीजिए ये लिख दिया, थोड़ा छोटा कर दे, 4 कर दे। अब आपसे पूछा जाए, मान लीजिए सपोज करिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, जैसे ऑब्जेक्टिव लेवल पूछ लिया गया कि ये इक्वेशन किस फॉर्म में है। जैसे अभी आपने प्लेन के 2 फॉर्म पढ़े, अभी और फॉर्म आ रहे हैं, तो देखिए एक जनरल फॉर्म पढ़ा, एक नॉर्मल फॉर्म पढ़ा और अभी एक इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाएगा और भी 1-2 दिखवा दिए जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव में तो ये आ जाएगा कि ये जो इक्वेशन लिखी है ये जनरल फॉर्म है कि नॉर्मल फॉर्म है कि इंटरसेप्ट फॉर्म है कि नन ऑफ दीज है, मान लीजिए। बोले ठीक है, तो बहुत लोगों को लगेगा, देखिए बहुत स्टूडेंट के लेवल का ये होता है, स्टूडेंट लेवल ऐसे देखता है, वो सोचता है कि हाँ अगर इधर 0 है इधर 0, तो ये कौन सा फॉर्म होगा, ये होगा आपका जनरल फॉर्म। अगर कांस्टेंट उधर लगा है तो ये आपका नॉर्मल फॉर्म होगा। स्टूडेंट के सोचने का तरीका देखिए यही रहता है, ठीक है। उसको ये दिखाएंगे तो कहेगा ये इस शक्ल में लिखा है, ये इस शक्ल में नहीं लिखा है। उसको लगेगा ये 4 देखिए इधर लिखा है, तो उसको लगेगा ये LX + MY + NZ = P, और देखिए इसमें लिखा है AX + BX। तो जो स्टूडेंट होता है उसको यही लगता है कि ये और ये एक ही है, बस इतना अंतर है कि ये डी इधर है ये डी इधर है। तो पता है वो नॉर्मल फॉर्म लगा के आ जाएगा, ज़्यादातर बच्चे इसको नॉर्मल फॉर्म लगा के आ जाएंगे। गलत है, ये नॉर्मल फॉर्म नहीं है, जनरल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में लिखा हुआ है कि देखिए ध्यान से लिखिए LX + MY, देखिए ये ऐसे तो देखने में एक ही है। बताइए कोई इक्वेशन मान लीजिए लाइन की इक्वेशन है 2x, आप लाइन के ज़्यादा जानते हैं, बताइए ऐसा ही लिखा है। तो ये इक्वेशन में कोई अंतर है, हम ऐसे लिखे जाए ऐसे लिखे, बताइए सेम इक्वेशन लिखी, अरे हम ये कांस्टेंट इधर रखें या कांस्टेंट उधर रखें इससे कोई मतलब थोड़ी ना, ठीक। इक्वेशन सेम है, दोनों एक ही इक्वेशन, ठीक। लेकिन देखिए यहाँ पर वो अंतर ना समझिए कि आप डी उधर कर देंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, ऐसा कोई, ये अंतर नहीं है। इसमें लिखा है ABC प्लेन के नॉर्मल के डीआर या डीसी कुछ भी हो सकते हैं। इसमें लिखा है इस वाले फॉर्म में एलिमेंट जो है प्लेन के नॉर्मल के सिर्फ और सिर्फ डीसी, मतलब XYZ का जो कोफिशिएंट है, XYZ का कोफिशिएंट अगर वो डीसीज रिप्रेजेंट करेगा, डीसीज, तो नॉर्मल फॉर्म होगा, और अगर ये डीआर रिप्रेजेंट करेगा तो वो आपका जनरल फॉर्म कहलाएगा, ठीक। तो ये आंसर अगर पूछा ये कौन सा फॉर्म है तो ये जनरल फॉर्म है। तो इसमें ABC के XYZ के कोफिशिएंट देखिए 2, 3, 7 लगे, तो ABC के स्क्वायर कर जोड़िए, मतलब इसका स्क्वायर 4, इसका 9, इसका 49, स्क्वायर करके आपको जोड़ेंगे तो सीधी सी बात है 1 आएगा कि नहीं आएगा, तो नहीं आएगा। तो बताइए ये आपका कौन सा फॉर्म है, ये आप इसको ये वाला फॉर्म ना कर दीजिएगा। देखिए इस वाले फॉर्म में लिखा है एलिमेंट प्लेन के नॉर्मल के सिर्फ और सिर्फ डीसीज हो सकते हैं, ठीक। अब आपको एक चीज और दिखाते हैं, तो ये आपका जो फॉर्म है ये आपका जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म, ठीक है। पूरा लिखिएगा, तो आप तो भूल जाएंगे 2 महीने बाद कि ये क्या लिखा है, ठीक। अब देखिए 2x + 3y + 7z = 4 लिखा है, तो मान लीजिए पेपर में आ गया कौन सा फॉर्म है, तो आपका काम ये है कि आप इन सबका स्क्वायर करके जोड़िए। इन सबका स्क्वायर करके जोड़ने पर अगर 1 आता है तो फिर ये नॉर्मल फॉर्म होगा, मतलब ये डीसीज होंगे, और अगर इनका स्क्वायर का सम 1 नहीं आता है तो ये जनरल फॉर्म होगा, ठीक। अब देखिए आपको एक चीज़ और सिखाई दे रहे हैं यहीं पर लगेगा कि किसी दिए गए जनरल फॉर्म को आप नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब पेपर को ऐसे आ जाए व्हाट इज द नॉर्मल फॉर्म करस्पॉन्डिंग टू दिस इक्वेशन, मतलब ये इक्वेशन प्लेन की दी है तो इसके करस्पॉन्डिंग नॉर्मल फॉर्म क्या बनेगा। भाई नॉर्मल फॉर्म बनाने का तरीका ये होता है कि आप क्या करेंगे कि भाई डीआर्स को डीसी बदलना है, बताइए ये डीआर्स है, ठीक है ना, तो इनको बस डीसी बदल, ये नंबर अगर डीसीज हो गए, ये नंबर अगर डीसीज हो गए तो ये वाला फॉर्म बन जाएगा। तो जरा देखिए इसका स्क्वायर करिए, जरा नोट के अंदर इसको रफ में निकालना है, हाँ इसका स्क्वायर करिए 2 का स्क्वायर 4 + 9 + 49, बताइए आया। सबको इस ABC को स्क्वायर करके जोड़ दिया। अब बताइए इसको करेंगे तो 49 और 9 सम करेंगे तो 58 आ जाएगा, 58 और 4 62, ठीक है। तो 62 जब आ जाएगा तो यहाँ पर सब में √62 से डिवाइड कर दीजिए,
जितना भी आया है देखिए तो देखिए इसको अब दोनों तो हमने √60 से डिवाइड किया है। अब जा चेक करिए, बताइए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाए। बताइए सबको जोड़िए, इसका स्क्वायर बताइए 2/62 2/62 सॉरी 4 इसका स्क्वायर करा, इसका स्क्वायर किया 9/62, इसका करेंगे तो 49/62। बताइए 62 एलसीएम लेंगे तो ऊपर 62 आएगा। अब बताइए स्क्वायर का सम 1 आ रहा है, तो देखिए ये सम मिला के जनरल फॉर्म है और जो नीचे लिखा है ये क्या आ गया, नॉर्मल फॉर्म। यानी किसी भी जनरल फॉर्म को आप नॉर्मल फॉर्म में कैसे डिवाइड कर मतलब चेंज कर सकते हैं। तो जनरल फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में अगर चेंज करना है तो इसके जो ये ABC लगे हैं इनको अंडर के अंदर स्क्वायर करके जोड़ दीजिए और उसी से डिवाइड कर दीजिए। अब बताइए अगर आपका नॉर्मल फॉर्म बदल गया तो ये क्या है, फिर ये बताइए ये P है P। देखिए अगर ये अब ये बताइए एलिमेंट बन गए, अभी इस फॉर्म में ये ABC थे, अब बन गए एलिमेंट। ठीक, तो एलिमेंट जब बन जाएंगे तो कहना जो आरएचएस में नंबर लिखा होगा ये क्या बताएगा, P बताएगा। P का मतलब क्या बताया गया है कि उस प्लेन पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर लंबाई, मतलब कि आप इस तरीके से ऐसे पूछ ले कि इस प्लेन पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर की लंबाई बताइए, तो ये इसका आंसर देखिए लिखा है। यहाँ पर P क्या बताता है, P बताता है ओरिजिन से परपेंडिकुलर की लेंथ। तो यानी अगर कोई प्लेन ऐसा आता है और उसमें पूछता है ओरिजिन से परपेंडिकुलर की लंबाई बताइए, तो सीधी बात है इसको नॉर्मल फॉर्म बदल दीजिए। बदलने का तरीका सिखा दिया कि नॉर्मल फॉर्म बदलना कैसे। जैसे ही नॉर्मल फॉर्म बदलेगा तो ये जो आरएचएस में लिखा हुआ नंबर है ये क्या बताएगा, ओरिजिन से परपेंडिकुलर की लेंथ बताएगा। ठीक है, तो ये इतना नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक, ये क्या बताया गया आपको, एक एग्जांपल बताया गया जो जनरल फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखाता है। ठीक, पॉज करके लिखिए। ठीक, अब देखिए ये आपके 2 हो गए। अब थर्ड नंबर लिखिए इंटरसेप्ट फॉर्म। यानी जो सेकंड नंबर वाला है आपका बेकार वाला, एप्लीकेशन के हिसाब से इसका यूज लगभग नहीं होगा, लेकिन आपको इतना मालूम होना जरूरी क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव मान लो तो याद है। नंबर 3 पे लिखिए इंटरसेप्ट फॉर्म, हिंदी बोलते हैं अंताखंड रूप। देखिए आपको 2 डायमेंशन को थोड़ा सा बताए थे। देखिए 2 डायमेंशन हमने पढ़ा, लाइन की इक्वेशन होती है ऐसी, अंताखंड रूप ये होता है। और बहुत लोगों को मालूम है जिनका पढ़ा है बहुत कुछ, उनको इतना बताने जो नहीं वाली आपका नहीं पढ़ा है डिफरेंशियल वगैरह, तो आपको हो सकता है इसकी भी नॉलेज ना हो। अगर डिफरेंशियल पढ़ा होगा तो उसके अंदर एक चैप्टर कर्व ट्रेसिंग उसमें बहुत कुछ बता दिया जाता है कर्व के बारे में। हाँ, तो ये हाई स्कूल लेवल की बात है। आप कहते हैं लाइन बनाइए, तो ये लाइन बनानी देखिए सबको आती है, एक्स से ए, तो ये बताइए ये दूरी मान लीजिए ए, वाई से बी ये दूरी बी है। बताइए एक्स से ए दूरी नापते हैं, वाई से बी दूरी नापते हैं और इनको मिला देते हैं, तो बताइए 2 डायमेंशन में लाइन ऐसे बनती है। तो 3 डायमेंशन में प्लेन बनेगा, बिल्कुल सेम इक्वेशन होती है। ठीक, तो जो इंटरसेप्ट फॉर्म हेडिंग आपने डाली उसके अंदर प्लेन की इक्वेशन इस फॉर्म में, x अपॉन ए, y अपॉन बी, z अपॉन सी इक्वल टू 1। इधर की तरफ ध्यान रखिएगा 1 ही होना चाहिए और बीच में सब प्लस होने चाहिए। मान लीजिए कहीं पर माइनस है, सपोज करिए माइनस का ऐसे लिख दें x अपॉन 2 माइनस y अपॉन 7। ठीक है, सबको आना चाहिए बीच में प्लस ही दिखाना है। प्लस कल कैसे दिखाएंगे, यहाँ प्लस ही लगाएंगे, माइनस यहाँ लगा लीजिए। तो जो नीचे नंबर लिखा है ABC, ये क्या बताता है, ये इंटरसेप्ट बताता है एक्स वाई जेड से। बनता कैसे समझिए, बहुत सुपर हिट फिगर बनने वाला है जो बहुत बार बनेगा। ध्यान देखिएगा फिगर बहुत बार बनने वाला है, बहुत ज्यादा बार। हाँ, ये ओरिजिन हो गया, मान लीजिए एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस। मान लीजिए आपको ये प्लेन बनाना है तो ये एक्स एक्सेस से ए का इंटरसेक्शन कट करेगा, तो एक्स का ए मान लीजिए ये, तो ये आपका ए हो गया, मतलब ये वाली दूरी आपकी ए होगी। वाई से बी इंटरसेक्ट करेगा तो मान लीजिए दूरी बी है, ये डिस्टेंस बी बना दी। और मान लीजिए जेड से सी डिस्टेंस, सपोज करिए डिस्टेंस सी है, ये सी बना दे। तो जैसे 2 डायमेंशन बताइए 2 आते थे उनको मिला देते, तो यहाँ 3 डायमेंशन में 3 आएंगे, एक्स से ए, वाई से बी, जेड, तीनों को मिला देंगे। बताइए तीनों को आपस में मिलाएंगे तो ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा और फिर ये बनेगा। तो ये देखिए आपको ये प्लेन नजर आ जाएगा जो ऐसा दिख रहा है, आगे से ऐसा लग रहा है रखा गया है जी। तो देखिए ये आप नाम डाल देना, मान लीजिए दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी। तो जो ABC है ये आपका प्लेन ऐसे बनेगा। ध्यान रखिएगा प्लेन जितना दिख रहा है आपको ट्रायंगल के रूप में दिख रहा है, तो ध्यान रखिएगा ये ना सोचिए कि प्लेन ट्रायंगल जैसा होता है। प्लेन सब प्रकार का होता है। जैसे आपने लाइन बनाई 2 डायमेंशन, तो लाइन इतनी बनी, हाँ तो क्या इतनी ही होती है। तो ये सीधी बात है, अगर हम कहें इस लाइन की इक्वेशन ये लिखी है, हाँ तो इस लाइन को हम दुगना कर देंगे, मान लीजिए लाइन बढ़ा दी, हाँ तो इस इक्वेशन पे क्या फर्क पड़ा, इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। लाइन चाहे जितनी बड़ी कर दे, लाइन पूरी अनंत तक जाती है। तो वैसे देखिए प्लेन अभी इतना दिख रहा है तो उसका ये ना सोचिए कि इतना प्लेन है, प्लेन पूरी तरफ अनंत तक है, ऊपर नीचे सब तरफ सारे तरफ होगा, भला दिख रहा है यहाँ पर इतना। ठीक है, तो
तो ये वाला प्लेन ये बनता है। जरा थोड़े कोऑर्डिनेट के बारे में जान लीजिए, कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बहुत क्वेश्चन है। हाँ भैया आपको शुरुआत में कोऑर्डिनेट थोड़ा सिखाया गया था, बताइए आपसे कह दीजिए ए का कोऑर्डिनेट लिखिए। हाँ तो ए का कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाएगा, बताइए ए पॉइंट एक्स अक्ष पे कितनी दूरी पे है, स्मॉल ए दूरी पर, तो यहाँ कोऑर्डिनेट आ जाएगा a0 0। बताइए बी पॉइंट वाई एक्सिस पे है कितनी दूरी पे, स्मॉल बी, तो वाई से पॉइंट 0 b0, और सी पॉइंट जेड एक्सिस पे सी दूरी पर, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 0 सी। ये ध्यान दें दोनों सी में अंतर है, ये कैपिटल सी हमने बनाया, दिस इज द पॉइंट, पॉइंट का नाम है, और ये जो स्मॉल सी बनाया है दिस इज द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये इंटरसेक्ट फॉर्म है, इसको नोट करिए, पॉज कर। हाँ अब चलिए चौथी हेडिंग लिखिए, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन्स। कोऑर्डिनेट प्लेन की इक्वेशन नहीं लिखवा रहे क्योंकि कोऑर्डिनेट प्लेन की इक्वेशन लिखवा चुके हैं। इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन की हेडिंग लिखिए नंबर 4, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन्स। देखिए आपको फिगर बना के दिखा रहे हैं, जैसे देखिए समझिए, अब ये बताया गया था आपको शुरुआत में, अगर मान लीजिए आपको वेक्टर वगैरह पढ़ा इसके पहले तो ये चीज आपको मालूम होगी, बताई गई थी थोड़ी बहुत ज्यादा जोर नहीं पड़ी थी। जैसे देखिए ये एक्स वाई प्लेन है, मान लीजिए हमने देखिए एक्स वाई प्लेन बनाया, तो बताइए ये एक्स वाई प्लेन, बताइए ये हम नहीं बता रहे, ये क्या आपको बताया जा चुका है। बताइए ये एक्स वाई प्लेन है, इसकी इक्वेशन होती है z बराबर 0, एक्स वाई प्लेन की। तो कोऑर्डिनेट प्लेन, ये 3 कोऑर्डिनेट प्लेन होते हैं, एक एक्स वाई प्लेन, एक वाई जेड जेड एक्स। मान लीजिए इस पे इसके पैरेलल प्लेन बनाना है, देखिए इसके पैरेलल प्लेन ऐसे बनेगा, 3 डायमेंशनल फिगर है, जरा समझने की कोशिश करिएगा, ये आपको सिखाया जा चुका है। ये जो बना है एक्चुअली में ये बना हुआ है ये, ठीक। अब नीचे वाला प्लेन क्या है, z बराबर 0, और मान लीजिए ये जो हाइट है, मतलब यहाँ से लेके OM डिस्टेंस, सपोज करिए OM डिस्टेंस अगर हम जनरल 5 बोलते हैं, 5 डिस्टेंस, तो बताइए ये z बराबर 0 है, तो बताइए ये प्लेन अगर z बराबर 0 है तो 5 हाइट पे ये जो प्लेन बना है इसके पैरेलल, इसकी इक्वेशन होगी z बराबर 5, क्योंकि इस प्लेन के प्रत्येक पॉइंट पर z की वैल्यू बताइए यहाँ से नीचे उठेंगे तो इस प्लेन पहुंचने के लिए z कितना चलना पड़ेगा, 5 चलना पड़ेगा, तो देखिए इसकी इक्वेशन हो जाएगी z बराबर 5। तो बताइए ये प्लेन जो है आपका किसके पैरेलल है, बताइए ये प्लेन एक्स वाई प्लेन, इसका नाम क्या है, इसका देखिए नाम है एक्स वाई प्लेन, नाम क्या है एक्स वाई प्लेन, और इसके जो पैरेलल प्लेन है, हम जनरल 5 नहीं लिखेंगे, मान लीजिए जनरल सी लिखते हैं, सपोज करिए OM सी डिस्टेंस है, तो देखिए इसकी इक्वेशन हो जाएगी आपकी z बराबर c, ठीक। जैसे आप हाई स्कूल में याद करते हैं ना, क्या याद करते हैं, x के पैरेलल लाइन की इक्वेशन, x अक्ष के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y बराबर कांस्टेंट, मतलब x के पैरेलल की बात कर रहे हैं तो बताइए आता है y बराबर कांस्टेंट, y के पैरेलल की बात करेंगे तो x बराबर कांस्टेंट। तो वैसे यहाँ पर उसी तरह समझ सकते हैं, मतलब याद रखने में आपको दिक्कत ना हो, एक्स वाई प्लेन के पैरेलल प्लेन की इक्वेशन, बताइए एक्स वाई प्लेन के पैरेलल ये प्लेन बना हुआ है, तो प्लेन की इक्वेशन क्या है, z बराबर कांस्टेंट, बोलिए सही है, ठीक। अच्छा और देखिए एक और बना सकते हैं, इधर बनाए दे रहे, चौथा पॉइंट चल रहा है, ठीक, यहाँ नीचे बनाए दे रहे, मान लीजिए हमने ये एक्स वाई जेड, मान लीजिए हमने इधर वाला प्लेन बनाया, हाँ ये प्लेन का नाम क्या है, बताइए इस प्लेन का नाम है जेड एक्स प्लेन, ये प्लेन है जेड एक्स प्लेन, और इसकी इक्वेशन होती है बताइए इक्वेशन y बराबर 0। अब कह दीजिए इसके पैरेलल प्लेन, बताइए इसके पैरेलल प्लेन ऐसे बनेगा, ध्यान देखेंगे तो समझ में आएगा क्या 3 डायमेंशनल फिगर बना हुआ है, ध्यान से नहीं देखेंगे समझ नहीं आएगा, ठीक। इसके पैरेलल प्लेन अगर बनाएंगे तो देखिए इस प्रकार से बनेगा, ये ओरिजिन है आप, बताइए ये जो प्लेन हमने बनाया है ये एक्स जेड एक्स प्लेन के पैरेलल प्लेन बना हुआ है, बोले सही है। फिर वही चीज शायद दिख रहा होगा, ये ऐसे बना है 2 इस प्रकार, ठीक है। तो इसके पैरेलल बताइए, अब जैसे मान लीजिए आपने एक बार समझ लिया, हाँ एक्स वाई प्लेन के पैरेलल जो प्लेन होगा उसकी इक्वेशन होगी z बराबर कांस्टेंट, हाँ तो जेड एक्स प्लेन के पैरेलल जो प्लेन होगा इसकी इक्वेशन क्या होगी, y बराबर कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होगा कितना, जितनी ये दूरी है, जितनी वाली ये दूरी c थी तो z बराबर c, हाँ तो ये दूरी मान लीजिए b है, अगर मान लीजिए ये दूरी अगर मान लीजिए b माने तो इसकी इक्वेशन होगी y बराबर b, ठीक। ऐसे इसका तीसरा वाला बन जाएगा, इसके पैरेलल आगे पीछे बनेगा, ठीक है। तो चलिए आप इस नंबर 4 के अंदर 3 पॉइंट लिखिए, एक इसका और तीसरा, नंबर फर्स्ट लिखिए 4 नंबर के अंदर, नंबर फर्स्ट लिखिए, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन
पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन इज z इक्वल टू कांस्टेंट, z इक्वल टू कांस्टेंट। अभी z इक्वल टू कांस्टेंट लिखिए, फिर फिगर बना के z इक्वल टू सी लिखिए। जो फिगर बना है बताइए, ये दूरी देखिए सी दिखाई गई है, तो फिगर के अकॉर्डिंग बताइए ये दूरी सी है, तो इसकी इक्वेशन z बराबर सी हो जाएगी। तो ये वाला फिगर बना लीजिए, ये वाला पॉज करके बनाइए और z इक्वल टू कांस्टेंट नीचे उसी नीचे z बराबर सी लिखिए। अब चलिए देखिए सेकंड नंबर आप लिखिए इक्वेशन ऑफ द प्लेन, उसका फिगर नहीं बनाया अभी, बनाए दे दें। हाँ, इक्वेशन ऑफ द प्लेन देखिए वाईजेड प्लेन के पैरेलल, मान लीजिए ये आपका एक्स वाई जेड ओरिजिन हो गया, देखिए वाईजेड प्लेन देखिए ये बनेगा, ये देखिए इसका नाम है वाईजेड प्लेन, इसकी इक्वेशन थी x बराबर 0। हाँ, इसके पहले बताइए आगे निकल के आ जाएगा, कोशिश करते हैं बनाने की, देखिए इस प्रकार शायद बनेगा। हाँ, इसी प्रकार देखिए ये बना है, ठीक है। अब ये बात समझ में शायद आ रही हो, बताइए आगे पीछे पीछे वाला देखिए थोड़ा डॉटेड कर दो, शायद आपको ज्यादा समझ में आ जाए। मतलब ये जो हमने डॉटेड करा ये पीछे होगा, दिख नहीं रहा होगा, ये पीछे होगा, ठीक है। तो देखिए ये चीज बनी गई, ये पीछे वाला वाईजेड है, उसी के सामने ये आगे, इसी के आगे बोले, ठीक है। तो ये वाला जो प्लेन है ये आपका है क्या, x बराबर कांस्टेंट, मान लीजिए दूरी a है, सपोज करिए ये a दूरी आगे बना हुआ है, तो x बराबर है, जितनी दूरी आगे आएगा देखिए, जितनी दूरी ये ऊपर गया, c दूरी ऊपर गया तो z बराबर c, ठीक। ये b दूरी इधर गया तो y बराबर b, और ये x दूरी आगे आया तो x बराबर a, ठीक। तो ये दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पे लिखिए इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू वाईजेड प्लेन, पहले लिखेंगे x बराबर कांस्टेंट और फिगर बना के x बराबर a लिख दीजिए, a कांस्टेंट है आपका, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू वाईजेड प्लेन, और उसमें लिखिए x इक्वल टू कांस्टेंट और फिगर बनाइए, फिगर बना के लिखिए x इक्वल टू a, पॉज करके बना लीजिए। हाँ, तो थर्ड वाला आप लोग अपने आप लिख लीजिए, ये वाला बताइए क्या वही सेम लैंग्वेज आएगी, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू जेड एक्स प्लेन y इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक। एक चीज और सुन लीजिए, मान लीजिए हमने बताया एक्स वाई जेड का पॉजिटिव बना रखा है, एक्स का पॉजिटिव, वाई का पॉजिटिव, जेड का पॉजिटिव, ठीक। मान लीजिए यही प्लेन अगर एक्स के वाई के पॉजिटिव की तरफ ना जाए, बताइए वाई के पीछे की तरफ जाए, मान लीजिए इधर हमने बी डिस्टेंस पॉजिटिव की तरफ ले गए, तो इसी को अगर हम बी डिस्टेंस निगेटिव की तरफ ले जाए तो बताइए इक्वेशन हो जाएगी वाई बराबर माइनस बी, ठीक। जैसे यहाँ पर देखिए जेड बराबर सी, देखिए जेड की पॉजिटिव में गया, यही बताइए एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है ना, ऊपर ले गए, अच्छा एक्स वाई प्लेन के पैरेलल नीचे ले जाए सीधी, तो बताइए वो इक्वेशन हो जाएगी जेड बराबर माइनस सी, तो निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा तो जेड बराबर माइनस सी, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा तो जेड इक्वल टू प्लस सी, ठीक है। ये वाला अपने आप लिखिए, ये वाला, ठीक। अब देखिए नंबर 5 लिखिए, हेडिंग लिखिए इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कह रहे हैं जो हम ये सब पॉइंट लिखवा रहे हैं इनसे क्वेश्चंस नहीं होने, भूल जाइए, क्वेश्चन लगभग इससे नहीं होगा, लेकिन जो क्या होगा मान लिया ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव में इससे आ सकता है। मतलब अभी हम क्या कर रहे थे, प्लेन के पैरेलल ले रहे थे, बताइए अभी जो अपने पिछला पॉइंट पढ़ा उसमें बताइए एक्स वाई प्लेन के पैरेलल प्लेन, अब किसके पैरेलल, कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल प्लेन, वाई एक्सिस के पैरेलल प्लेन, जेड एक्सिस के पैरेलल प्लेन, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है तो इसके पैरेलल प्लेन है कहीं भी हो सकता है, y के पैरेलल प्लेन, z के पैरेलल प्लेन, तो x y z एक्सिस के पैरेलल प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। तो चलिए नंबर 1 लिखिए, उसी के अंदर नंबर, ये 5वां पॉइंट है आपका, तो 5वें पॉइंट का फर्स्ट, इसमें 3 पॉइंट लिख लीजिए क्योंकि 3 एक्सेस आएंगी। 5वें फर्स्ट में लिखिए इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू x एक्सिस। देखिए x एक्सिस के पैरेलल प्लेन की इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है, पी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू डी, जब प्लस डी बराबर 0 जैसे चाहे वैसे लिख लें, डी इधर रखें ज्यादा रखें, इससे मतलब इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू x एक्सिस, बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी लिखें या प्लस डी बराबर 0 लिखें, एक ही बात, ठीक। सेकंड नंबर लिखिए इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू y axis, equation of the plane parallel to y axis, ax plus cz बराबर d,
और नंबर थर्ड लिखिए इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू जेड एक्सेस ax प्लस बी वाई इक्वल टू, ये देखिए एक्स वाई और जेड एक्सेस के पैरेलल प्लेन की इक्वेशन है। एक्स एक्सेस के पैरेलल प्लेन, वाई एक्सेस के, ये कहना इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव है तो पेपर में आ सकता है डायरेक्टली कि 4 प्लेन छपे होंगे, इनमें से कौन सा प्लेन एक्स एक्स के पैरेलल है, या कौन सा प्लेन वाई के पैरेलल, या कौन सा प्लेन जेड के पैरेलल। ठीक है, ठीक, तो कह रहे हैं इनको भी देखिए, आपको इनके याद करने में कोई दिक्कत नहीं होती। एक्स के पैरेलल में देखिए एक्स गायब है, वाई के पैरेलल में देखिए वाई गायब है, जेड के पैरेलल में देखिए जेड गायब है। ठीक, क्यों गायब है हल्का सा आपको अगर बता दें, जैसे अगर समझ ले तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आपको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सिंपल सिस्टमेटिक वे में चल रहा है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले बताइए इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा था, उसी से निकलता है। ठीक है, बल्कि अल्फा बीटा गामा कर दी, नहीं तो आपको बीसी में बड़ा कंफ्यूजन आ जाएगा। मान लीजिए कि हमने इंटरसेप्ट फॉर्म बनाया, ठीक है, ध्यान सुनिए, हल्का सा बता रहे, एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझ जाए ना समझे कोई दिक्कत नहीं। बताइए ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, इसका मतलब क्या हुआ, ये प्लेन एक्स अक्ष से अल्फा का इंटरसेक्शन कट करेगा, एक्स अक्ष पे अल्फा, वाई पे बीटा, जेड पे गामा। अच्छा मान लीजिए कोई प्लेन एक्स के पैरेलल है, जैसे 2 डायमेंशन देखिए, 2 डायमेंशन अगर कोई लाइन एक्स के पैरेलल है, ये देखिए ये लाइन एक्स के पैरेलल है, तो देखिए अगर कोई लाइन अगर एक्स के पैरेलल है तो क्या वो एक्स पे इंटरसेप्ट कट करेगी। बताइए एक्स अक्ष पे इंटरसेप्ट, बताइए ये देखिए एक्स पे इंटरसेप्ट, ये लाइन कट करेगी, ये बताइए सही है। अब ये लाइन बताइए एक्स के पैरेलल नहीं है, एक्स के पैरेलल नहीं तो कहीं ना कहीं काटेगी एक्स अक्ष को। अच्छा मान लीजिए कोई लाइन एक्स के पैरेलल अगर है, तो बताइए एक्स अक्ष के पैरेलल है तो सीधे मतलब वाई पे तो इंटरसेप्ट कट कर रही है, लेकिन एक्स पे इंटरसेप्ट नहीं कट कर रही है, तो इसका इंटरसेप्ट माना जाता है अनंत। क्या कहा जाएगा, ये लाइन एक्स अक्ष को कहाँ कट करेगी, अनंत पे कट करेगी। बताइए सीधी बात, नहीं कट करेगी ना, तो नहीं कट करने मतलब कहाँ कट करेगी, अनंत। यानी ऐसी सिचुएशन में मतलब ये प्लेन की इक्वेशन जो आपने पढ़ी ली, इसमें अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं, अल्फा होता है एक्स अक्ष के साथ इंटरसेक्शन प्लेन का, वाई के साथ इंटरसेक्शन बीटा, और जेड के साथ इंटरसेक्शन गामा। तो अगर मान लीजिए कोई प्लेन एक्स अक्ष के पैरेलल है तो बताइए उसमें ये जो अल्फा देख रहे हैं, अल्फा, बताइए अल्फा इन्फिनिटी हो जाएगा। अल्फा इन्फिनिटी का मतलब कि एक्स अक्ष को अनंत पे काटेगी, बोलो सही। अगर अल्फा इन्फिनिटी हो गया तो बताइए x अपॉन इन्फिनिटी, तो दिस बिकम 0, बताइए खत्म हो जाएगा। यानी बताइए x के पैरेलल के लिए इक्वेशन में क्या क्या बचेगा, y बचेगा और z बचेगा। बात समझ में आ रही। अब मान लीजिए इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं, इसी फॉर्म में आ जाएगा। मतलब हमने एलसीएम ले लिया बीटा गामा, तो ये गामा y बीटा z इक्वल टू बीटा गामा, देखिए इसी फॉर्म में आ गया। दिस इज b, दिस इज c, दिस इज d। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखवाया गया, समझा कि x के पैरेलल होगा तो देखिए अल्फा इन्फिनिटी हो जाएगा, अगर y के पैरेलल हुआ तो बीटा इन्फिनिटी हो जाएगा, जेड के पैरेलल हुआ तो गामा इन्फिनिटी हो जाएगा। तो जो इन्फिनिटी हो जाएगा वो टर्म गायब हो जाएगा, बाकी बच जाएंगे। तो देखिए एक्स के पैरेलल में वाई जेड है, वाई के पैरेलल में जेड एक्स है, और जेड के पैरेलल में एक्स वाई। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको ये सीधे मालूम होना चाहिए कि भाई एक्स के पैरेलल जो इक्वेशन होती है उसकी इक्वेशन में वाई जेड आता है, एक्स नहीं आता। वाई के पैरेलल में जेड एक्स आता है, जेड के पैरेलल में एक्स वाई आता है। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए फटाफट अगर ना लिखा हो तो। अब चलिए इसको हटाए दे रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका काम का है। अभी हम आपको बताएंगे कौन कौन से आपके काम के जिनसे क्वेश्चंस होने हैं। ठीक है, सब काम के नहीं है, ये जो हम लिखवा रहे हैं ये हम ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे भी लिखवाते हैं साथ में, कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव के काम का तो है ही। आप मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही आ जाएगा, 4 प्लेन छपे होंगे और कहेगा कौन सी इक्वेशन वो प्लेन रिप्रेजेंट कर रही है जो एक्स के पैरेलल, तो आपको मालूम जो एक्स के पैरेलल कौन सा होता है, नहीं तो क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, अब नंबर 6 लिखिए, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट। इक्वेशन ऑफ द प्लेन, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, नंबर 6 हेडिंग है शायद, पासिंग थ्रू वन पॉइंट। इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, एक पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन। हाँ इसके अंदर लिखिए, इसके अंदर लिखिए द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, the equation of the plane passing through one point, the equation of the plane passing through one point, और पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख लीजिए x1 y1 z1, वन पॉइंट x1 y1 z1 is given by, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, is given by, और ये प्लेन लिखिए
ए एक्स माइनस एक्स वन, बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। ए ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। ठीक, अब जरा पहले इसके करस्पॉन्डिंग हाई स्कूल का पहले समझ लीजिए। कह रहे हैं हर चीज अगर जो ज्यादा समझानी होगी वो हम आपको 2 डायमेंशन समझाएंगे, क्योंकि 2 डायमेंशन का आपकी प्रैक्टिस है। जरा सोचिए, आपसे कह दीजिए एक पॉइंट ये बना है 2 डायमेंशन में और इससे जाने वाली लाइन लिखिए, तो बताइए इस एक पॉइंट से जाने वाली कितनी लाइन हो सकती है, समझिए। बताइए एक पॉइंट से जाने वाली अनंत लाइनें हो सकती है। बताइए ये देखिए, ये लाइन इस पॉइंट से गुजर गई, देखिए ये लाइन भी इस पॉइंट से गुजर गई, ये लाइन भी इस प्रकार से गुजर गई, ये भी गुजर गई, बताइए ये भी गुजर गई। अनंत लाइनें ऐसी हो सकती हैं जो इस दिए गए पॉइंट से गुजरती हूँ। अब बताइए हाई स्कूल लेवल पे आपको इस एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है कि एक पॉइंट एक तो फॉर्मूला पढ़ाया जाता है 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन x1 y1 और x2 y2 से जाने वाली। बताइए 2 पॉइंट जाने वाली सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन होती है। अगर कहें ऐसी लाइन बनेगी जो 2 पॉइंट से गुजरी, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक लाइन बनेगी, दूसरी बनी नहीं पाएगी जो दोनों से गुजर जाए, यही बनेगी बार बार। ठीक, लेकिन एक पॉइंट से जाने वाली बताइए अनंत लाइनें होंगी। और आपको हाई स्कूल में एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है कि एक पॉइंट x1, y1 से जाने वाली लाइन की इक्वेशन देखिए ऐसे लिखी जाती है y माइनस y1 इक्वल टू m। ये हाई स्कूल पे आपको पढ़ाया जाता है। इसमें बताइए आपको x1 y1 दिया रहता है, वो तो डायरेक्ट लगा देते हैं, लेकिन बताइए m नहीं मालूम है। बताइए m कुछ भी हो सकता है, इस मान लीजिए इसमें m नहीं मालूम, तो बताइए अनंत लाइनें आएंगी। m बदलते m5 लीजिए, m11 लीजिए, m17 लीजिए, तो अनंत लाइनें आ जाएंगी। फिर अगर आपको याद हो तो इसी क्वेश्चन में, इस प्रकार क्वेश्चन में सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं होता, क्वेश्चन ऐसा होता था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3। ठीक, इतना तो दिया रहता था, मतलब ये 2 और ये 3 दे रखा है आपको, लेकिन आपको कुछ और भी दिया रहता है कि एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालिए जो 2,3 से गुजरे, एक्स अक्ष के साथ 30 डिग्री एंगल बनाए। तो वो जो एक्स्ट्रा कंडीशन होती है उससे ये m निकल आता है, और फिर यहाँ लगाते हैं तो आपका आंसर एक लाइन आ जाता है। तो वैसे यहाँ पर देखिए एक पॉइंट से जाने वाले कितने प्लेन हो सकते हैं, ये हेडिंग लिखिए इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासेस थ्रू 1 पॉइंट। तो एक पॉइंट से जाने वाले जैसे बहुत सारी अनंत लाइनें हो सकती हैं, वैसे एक पॉइंट से जाने वाले बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं। मान हमने यहाँ एक पॉइंट ले लिया, तो यहाँ से आने वाले बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं। बताइए ये भी प्लेन जाएगा, ये भी प्लेन जाएगा, ये भी प्लेन जाएगा, इसी पॉइंट से बताइए बहुत सारे प्लेन चले जाएंगे अनंत। तो एक पॉइंट से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन देखिए लिखिए। ठीक, अब बताइए इतने से आपके बहुत सारे प्लेन हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर बताइए m नहीं मालूम, तो एक्स्ट्रा कंडीशन कुछ दी होती है उससे m निकलता है। तो बताइए यहाँ पर क्या अननोन है, बताइए x1, y1 और z1 तो आपको दिया रहेगा, एक पॉइंट दिया रहेगा, साथ में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन और दी रहेगी। तो वो जो एक्स्ट्रा कंडीशन होगी उससे क्या निकलेगा, उससे निकलेगा ABC। तो ध्यान रखिए एक पॉइंट से ऐसे जाने वाले तो अनंत प्लेन है, तो अगर सिर्फ एक पॉइंट दे दिया, सिर्फ ये कह दिया कि एक पॉइंट से जाने वाला प्लेन निकालो, तो सीधी बात होगा उसका आंसर यूनिक नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट से जाने वाले अनंत प्लेन है। तो एक पॉइंट के साथ साथ कुछ ना कुछ एडिशनल और देगा। तो इस प्रकार जब ये फॉर्मूला किसी क्वेश्चन में लगेगा तो एक पॉइंट दिया रहेगा, हाँ तो वो पॉइंट यहाँ लगा देंगे x1 y1 z1 की जगह, प्लस कुछ एडिशनल भी दिया रहेगा। तो जो एडिशनल दिया रहेगा उससे क्या निकलेगा, उससे निकलेगा ABC। तो ABC वही है प्लेन के नॉर्मल के या तो DRs या DCs है ना। तो ABC जब निकल आएगा तब आपका फाइनल आंसर आएगा। तो ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खूब यूज होने वाला है। ठीक, तो खैर चलिए इतना लिखिए भी। फिर अगला पॉइंट लिखिए नंबर 7, उसमें लिखिए नेक्स्ट पॉइंट हाई स्कूल लेवल का सीधे फॉर्मूला लिखवाए दे रहे। 7 नंबर लिखिए द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट x1 y1 z1, the length of perpendicular from the point x1 y1 z1 from the point x1 y1 z1 to the plane, और ये प्लेन लीजिए ax plus by plus cz plus d equals to 0, to the plane ax plus by plus cz plus d equals to 0 is given by अब देखिए अभी आपके हाई स्कूल लेवल का एक फॉर्मूला लिखवाने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए ये बना हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले नॉर्मल फॉर्म में एक चीज बताई जा चुकी है, लेकिन इसको एडिशनली अलग से भी लिखवाए दे रहे हैं। मान लीजिए ये पॉइंट M है, ये पॉइंट P है, और इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। अब चलिए इसको बोलिए, पहले हाई स्कूल वाला ध्यान देती है, तो बिल्कुल हाई स्कूल वाला आपको याद हो तो फिर ये याद नहीं करना पड़ेगा। बार बार करने जो हम हाई स्कूल की बातें याद दिला रहे हैं वो सिर्फ इसलिए याद दिला रहे थे कि आपको यहाँ ना याद करना पड़े, भाई उसी का एक्सटेंशन है। बताइए हाई स्कूल में फॉर्मूला है, अगर कोई लाइन ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है,
और इस पर मान लीजिए आपसे कह दीजिए x1 y1 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा गया है, तो उस परपेंडिकुलर की लेंथ बताइए, तो फॉर्मूला होता था ax1 by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताइए ये हाई स्कूल लेवल का फॉर्मूला, वो तो को याद होगा कि इस लाइन पर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर की लंबाई का फॉर्मूला ये है। तो अब बताइए इसी का एक्सटेंशन हो गया, क्या करा गया, देखिए ये प्लेन की इक्वेशन है, देखिए बना दिया ये प्लेन, देखिए नीचे इक्वेशन भी लिख दी ax प्लस by प्लस cz प्लस d। इस पे क्या करा, एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 z1, तो इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, देखिए परपेंडिकुलर बना है 90 डिग्री। तो बताइए pm परपेंडिकुलर की लंबाई हो गई। तो इस pm का फॉर्मूला बिल्कुल यही वाला है, क्या है फॉर्मूला, सेम, बस z बढ़ जाएगा। बताइए ये फॉर्मूला है परपेंडिकुलर का, pm फिगर बना दीजिएगा बाद में। बताइए pm का फॉर्मूला ये है, pm मॉड भी लगा सकते हैं क्योंकि लेंथ है ना, हो सकता है नेगेटिव आ जाए, तो ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो जो फॉर्मूला आपने हाई स्कूल में पढ़ रखा है उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है। ठीक, इसी में बताइए यही परपेंडिकुलर अगर ओरिजिन से ड्रॉ कर दिया जाए, ओरिजिन मतलब 0 0 0 से, तो बताइए अगर 0 0 0 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो बताइए आपका x1 y1 z1 0 हो जाएगा। कितना बचेगा, सिर्फ d अपॉन, जैसे हाई स्कूल में बताता c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर ओरिजिन से करते तो यहाँ d अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, लिख लीजिए, फिगर बना लीजिए, पॉज कर लीजिए। अब चलिए 8 पॉइंट लिखिए, ये भी आपके हाई स्कूल से रिलेटेड है, नंबर 8 लिखिए। देखिए इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इसकी भी कई जगह जरूरत पड़ जाएगी। इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द प्लेन, और यही प्लेन देख लीजिए ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0 is given by ax plus by plus cz plus lambda equals to 0। मतलब अगर कोई प्लेन ऐसा है तो उसके पैरेलल प्लेन आप ऐसे लेट करें कि आपके हाई स्कूल लेवल का है, आपने हाई स्कूल में पढ़ रखा है कि अगर कोई लाइन की इक्वेशन की होती है ax plus by plus c बराबर 0, हाई स्कूल से कहा जाता है, तो अगर इसके समांतर रेखा माननी है, इसके पैरेलल लाइन माननी है, तो कैसे मानते थे, ax प्लस by प्लस लेम्डा, मतलब पैरेलल वाले में आपका ax by मतलब xy के टर्म बिल्कुल एक जैसे होते हैं, बस कांस्टेंट में लेम्डा लग जाता है। ध्यान रखिएगा, लेम्डा चाहे इधर लगाइए चाहे उधर लगाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर एक जैसा आएगा। चाहे लेम्डा इधर लगा दीजिए, मतलब अगर किसी को कंफ्यूजन है कि इधर लगाए उधर लगाए, हो सकता है आपने उधर पढ़ा हो तो सोच रहे इधर कैसे लगा दिया, तो चाहे जिधर लगाइए, ठीक, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। चाहे एक ही क्वेश्चन करके देखिएगा, एक ही क्वेश्चन चाहे इधर लेम्डा लगाइएगा, एक बार इधर लगा करिएगा, एक उधर लगा करिएगा, देखिए आंसर पे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सब मिला के अगर आपको कोई प्लेन ऐसा दिया है और कभी आपको कह रहा है कि ऐसे क्वेश्चन कहेगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज पैरेलल टू दिस प्लेन, उस प्लेन की इक्वेशन निकालिए जो इसके पैरेलल हो। जैसे वो कहे इसके पैरेलल हो तो तुरंत आप इसके पैरेलल ये मान लीजिए इसके पैरेलल प्लेन ये। अब इसमें क्या निकालना पड़ेगा, हाई स्कूल लेवल बताइए लेम्डा निकालना पड़ता है, बस लेम्डा निकालने के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन दी जाएगी, लेम्डा निकालेगा, यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 8 नंबर पॉइंट हो गया। अब लास्ट पॉइंट आ गया, अब लास्ट पॉइंट का क्वेश्चन कराते हैं। 9 नंबर लिखिए, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। लास्ट पॉइंट लिखिए, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, TWO2, दो प्लेनों के बीच का एंगल। अब ये भी आपको नहीं याद करना पड़ेगा क्योंकि ये पुराना फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, उसके अंदर लिखिए, लास्ट है आज, उसके बाद आपका क्वेश्चन चालू कर रहे हैं, जो भी पॉइंट हो, शायद 9वां 10वां जो भी हो। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, उसके अंदर लिखिए, द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, और दो प्लेन देखिए लिख रहे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा प्लेन a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल्स टू 0। द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, और उसके बाद दोनों प्लेन लिख लीजिए, देखिए ऊपर कट रहा है आपका, ठीक है, a1x प्लस b1y, हाँ सही हो गया। अब देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0, ये पहला प्लेन है, और a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर ये दूसरा प्लेन। दोनों प्लेनों के बीच का एंगल, बीच का एंगल मतलब जैसे देखिए ये बुक देखिए, बताइए देखिए बुक, तो बताइए इस बुक के दो पार्ट में कर देखिए, एक प्लेन ये है, बताइए बुक का जो ये पार्ट है ये भी एक प्लेन है, अच्छा जो ये पार्ट है ये भी एक प्लेन है, तो बताइए इनके बीच का कुछ एंगल बन रहा है,
बताइए बीच में कुछ अभी यहाँ बना के दिखाएंगे आपको, समझ लगे ऐसे देखिए अंदर देखिए ये दो प्लेन दिख रहे हैं, ये देखिए इधर से दिख रहा है आपको, बताइए दो प्लेन बुक के दो पार्ट, बीच का कुछ ना कुछ एंगल है तो उसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, कहना आपको याद नहीं करना पड़ेगा, जो आपने लाइन में पढ़ा था भाई, जैसे ये देखिए यहाँ बनाए थे, ठीक है, दो प्लेन वाले में ये बनाए तो आपको थोड़ा दिखेगा इसमें, देखिए ये दो प्लेन बने हुए, मान लीजिए प्लेन नंबर 1 है और ये प्लेन नंबर 2 है, तो देखिए इनके बीच का जो एंगल है दिस, ये देखिए इनके बीच का एंगल ऐसे ही बनाएंगे तभी मान लीजिए थीटा है। अब शायद आपको दिख रहा होगा कि दो प्लेन के ये बीच का एंगल शो करा गया है 3 डायमेंशन का, ठीक है। तो इनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो इसी थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा करके। तो कॉस मतलब आपको दो प्लेन दिए रहेंगे, मतलब आपको ये दिया रहेगा, ये जैसा इसमें में दो लाइनें दी रहती हैं, उनके बीच का एंगल निकाल, तो लाइनें दी रहती है ना कि 2x + 3y, दूसरा 5x + 11y, तो बीच का एंगल निकालना होता है। तो वैसे आपको ये प्लेन दिए रहेंगे, तो इनके बीच का एंगल देखिए हमने दिखाया फिगर में, थीटा बनाया है, तो इनके बीच का एंगल थीटा है। फॉर्मूला होता है a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 अपॉन अंडर रूट के अंदर a1² + b1² + c1²। अब मेरे पास जगह नहीं बच रही, हम बोल दे रहे हैं दूसरे नोट में a2² + b2² + c2², इतना नोट करिए, फिगर बनाइए, पॉज करके करिए। तो कह रहे हैं जो आपने दो लाइनों के बीच का एंगल पढ़ा था, यह लाइन नोट अपने आप भर लीजिएगा, यहाँ जगह नहीं, a2² + b2² + c2² आएगा। तो जब दो लाइनों के बीच का एंगल निकला तो यहाँ ax + by + cz + d, और अगर यहाँ डैश करके लिखते तो वही फॉर्मूला सेम बनता, तो एक ही फॉर्मूला है। फिर यहाँ पर परपेंडिकुलर और पैरेलल कंडीशन है, वो भी बहुत यूज होनी है, जैसे वहाँ लाइन में यूज होती है। हाँ बताइए, यहाँ पर नीचे लिखिए, इसी के नीचे लिखिए फॉर्मूले नीचे, इफ द प्लेन्स आर परपेंडिकुलर देन, हाँ तो उस दिन जैसे परपेंडिकुलर कंडीशन दिख रही थी वैसे यहाँ परपेंडिकुलर दिखती है, ठीक, दैट इज थीटा करके लिख दीजिए, देन ना लगाइए, दैट इज थीटा = 90 डिग्री, ऐसे लिखिए पहले। इफ द प्लेन्स आर परपेंडिकुलर दैट इज थीटा = 90 डिग्री, देन हाँ तो ये 90 वाला डायरेक्ट दिखता है और पैरेलल वाला नहीं दिखता है, उसमें वर्किंग प्रोसेस करना पड़ता है। थीटा अगर 90 हो तो cos 90 0 में चला जाएगा, तो कंडीशन क्या आएगी, a1 a2 + b1 b2 और + c1 c2 0, यानी दो प्लेन अगर ये और ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, तो a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 0 होगा, ठीक है, लिख लीजिए। क्या कंडीशन बन गई, इफ द प्लेन्स आर परपेंडिकुलर दैट इज थीटा = 90 डिग्री, देन a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 0। मतलब कहने का आपको मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन दिया, उसने कहा प्रूव करिए ये प्लेन परपेंडिकुलर है, तो आपको ये फिर फॉर्मूला नहीं लगाना है। अगर लिखा है ये प्लेन आपको दिया है 2x + 3y + 11z + 9 = 0, 5x - 2y ऐसे दे रखा है, और प्रूव करना है ये प्लेन परपेंडिकुलर है, तो आपको बस क्या करना है, a1 a2 मतलब दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, मतलब x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट, z के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करा के जोड़ने पे अगर 0 आता है तो प्लेन परपेंडिकुलर होंगे, ठीक। फिर उसके नीचे लिखिए, इफ द प्लेन्स आर पैरेलल that is theta = 0 degree, that is theta = 0 degree, then देखिए सेम कंडीशन जो लाइन में थी वही कंडीशन है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। मतलब अगर दो प्लेन पैरेलल, मतलब ये प्लेन पैरेलल है, तो कह रहे हैं a1/a2 बराबर होना चाहिए, b1/b2 बराबर होना चाहिए, c1/c2 बराबर, मतलब a1/b1 a2/b2 c1/c2 सब आपस में इक्वल होंगे तो प्लेन पैरेलल होते हैं। तो ये परपेंडिकुलर कंडीशन और पैरेलल कंडीशन बहुत ज्यादा यूज होने वाली है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए आपका लिखवाने वाला काम फर्स्ट एक्सरसाइज का फिनिश हो गया, मतलब चैप्टर का भी काफी कुछ खत्म हो, अब हमें एक ही बार कुछ और लिखवाना पड़ेगा और चैप्टर खत्म हो जाएगा, मतलब 2 बार लिखवाएंगे। तो ज्यादातर मान के चलिए 80% पोर्शन आपका लिख गया है, 20% लिखवाना बाकी है, ठीक। अब एक काम करिए, वीडियो पॉज करिए, जितना भी आज लिखवाया है ना एक बार शुरुआत से पूरा पढ़ लीजिए, 5 मिनट उसमें समझ जाइए, फिर हमें जो समझाना होगा हम समझाएंगे। वीडियो पॉज करके पूरा एक बार दोबारा पढ़िए। अब देखिए आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, अब देखिए आपको पॉइंट तो 10 लिखवा दिए गए लगभग। अगर आपका देखिए सब्जेक्टिव पेपर है तो सब्जेक्टिव पेपर पे ये बहुत ज़्यादा पॉइंट आपके मतलब के नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये छोटे छोटे पॉइंट लिखवाएंगे, ये ऑब्जेक्टिव ज़्यादा मतलब के हैं, ठीक। अब देखिए आपके क्वेश्चन करने में कौन से ज़्यादा यूज होंगे समझिए। क्वेश्चनों में देखिए सबसे पहले पहला पॉइंट जो लिखवाएगा वो क्वेश्चन में यूज करेंगे जो जनरल फॉर्म है, तो ध्यान रखिएगा। अब हम वो पॉइंट दोबारा बोल दे रहे हैं जो यूज होने हैं भयानक रूप से। हाँ तो जनरल फॉर्म प्लेन की तो नहीं, ax + by + cz + d = 0, मतलब अगर कोई भी इक्वेशन ax + by + cz + d फॉर्म में लिखी है तो वो प्लेन की इक्वेशन है, जहां abc मालूम होना चाहिए। abc प्लेन के नॉर्मल के या तो drs हैं
या डीसीज है। अगर स्क्वायर करके सम करके मान आता है तो डीसीज नहीं तो डीआर। कह रहे हैं ये सबसे ज्यादा, मतलब केवल प्लेन की इक्वेशन नहीं मालूम होनी चाहिए कि हमें मालूम है ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। इसके अंदर ये बात मालूम होना बहुत जरूरी है कि एबीसी क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो एबीसी प्लेन के नॉर्मल के डीआर या डीसी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, दूसरा आपका इंटरसेप्ट फॉर्म यूज होगा। कह रहे हैं हम सारे पॉइंट रिपीट नहीं कर रहे हैं, हम वो पॉइंट रिपीट कर रहे हैं जिनसे क्वेश्चन ज्यादातर होने हैं। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म यूज होगा। इसके बाद x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1। अब ये कब यूज करना है, जैसे मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन कर रहे होंगे तो क्वेश्चन में आपको लगता है कि प्लेन की इक्वेशन माननी पड़ेगी। जैसे आपने हाई स्कूल में कोई क्वेश्चन करा होगा, आपने क्वेश्चन कोई आया पेपर में, अब आपको लगता है लाइन की इक्वेशन माननी पड़ेगी, तो आपने लिखा लेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, मतलब माना रेखा का समीकरण x प्लस y प्लस c बराबर 0 है। ठीक है, तो ओवरऑल अब बताइए लाइन के तो आपने नॉर्मल फॉर्म पढ़े, जनरल फॉर्म पढ़े, इंटरसेप्ट 3 फॉर्म पढ़ाए गए। तो बात ये आती है कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन में अगर हमें लाइन की इक्वेशन या प्लेन की इक्वेशन माननी है, तो प्लेन की इक्वेशन में अब जब आपने 3 फॉर्म पढ़ लिए तो कौन सा माने, जनरल फॉर्म मान लें कि नॉर्मल फॉर्म मान लें कि इंटरसेप्ट फॉर्म माने। तो बिल्कुल इसको पत्थर की लकीर मानिएगा, ध्यान कि ये जो हम डायलॉग बोलने जा रहे हैं ये बुक में बहुत बार यूज होगा। किसी भी क्वेश्चन में चाहे इस चैप्टर की बात नहीं कर रहे, पूरे बुक के आखिरी तक की बात कर रहे हैं, आपको अगर प्लेन की इक्वेशन माननी पड़े, प्लेन की इक्वेशन, तो प्लेन की इक्वेशन या तो जनरल फॉर्म में मानी जाएगी या तो इंटरसेप्ट फॉर्म मानी जाएगी। अब कब कौन से फॉर्म मानेंगे उसका तरीका बता रहे, नहीं बस नहीं सुनेंगे तो फिर आपको कंफ्यूजन रहेगा कि कभी ऐसे मान लेते हैं कभी वैसे मान लेते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, बुक के आखिरी तक, इस चैप्टर की बात नहीं कर रहे हैं, बुक के लास्ट तक अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्लेन की इक्वेशन माननी पड़ रही है तो अगर उसमें क्वेश्चन में अगर इंटरसेप्ट वर्ड यूज हुआ है, पूरा क्वेश्चन जब क्वेश्चन तो सामने लिखा ही होगा, तो क्वेश्चन में अगर कहीं भी इंटरसेप्ट वर्ड यूज हुआ है तो ध्यान रखिएगा इंटरसेप्ट फॉर्म में मानी जाएगी। मतलब लेट प्लेन की इक्वेशन कैसे मानेंगे, x अपॉन a y अपॉन b ऐसे मानेंगे। कब मानेंगे, जब क्वेश्चन में कहीं क्या लिखा होगा, इंटरसेप्ट वर्ड लिखा होगा। अब जरूरी नहीं केवल इंटरसेप्ट लिखा हो, कभी कभी ऐसे भी लिखा रहता है कि प्लेन x एक्सेस को यहाँ पे कट करता है, y को यहाँ पर कट करता है, z को यहाँ पर कट करता है। तो बताइए सेंस तो वही आए ना, बताइए उसने कहीं पर इंटरसेप्ट वर्ड नहीं बोला, लेकिन ये तो बोल रहा है ना द प्लेन कट द x एक्सेस एट a, y एक्सेस एट b, z एक्सेस एट c। अब बताइए पॉइंट के नाम बता रहे हैं कि जो प्लेन है वो x h को a पर कट कर रहा है, कैपिटल A पॉइंट पर, y को b पे कट कर रहा है, z को c पर कट कर रहा है। तो बताइए सेंस, उसने इंटरसेप्ट वर्ड यूज नहीं करा, लेकिन बताइए सेंस तो वही आया ना, a b c कट बनना। तो कह रहे हैं दो प्रकार के सेंटेंस से क्वेश्चन बनता है, या तो आपके क्वेश्चन में इंटरसेप्ट वर्ड लिखा हो, अगर इंटरसेप्ट वर्ड लिखा है और प्लेन की इक्वेशन आपको माननी है तो इंटरसेप्ट फॉर्म मानी जाएगी, या तो ये बताएगा कि प्लेन एक्सेस को यहाँ कट करता है, ऐसे लिखा रहेगा तो भी आपको इंटरसेप्ट माननी है। इसके अलावा आपको जनरल फॉर्म मानना, अगर मान लीजिए प्लेन की इक्वेशन माननी पड़ रही है तो जनरल फॉर्म मानी जाएगी ax प्लस by प्लस cz प्लस d। कह रहे हैं आज ये दूसरा डायलॉग मारा गया है, ये डायलॉग अगर जो भूलेगा वो बहुत पछताएगा। कह रहे हैं प्लेन की इक्वेशन आपने गलत तरीके से अगर मान ली तो आपका क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, इतना समझ लीजिए। ठीक है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में कब मानना है, जब इंटरसेप्ट लिखा होगा। जैसे पिछले में एक डायलॉग मारा गया था, पूरी बुक भर में अगर कभी भी 2 लाइनों के बीच का एंगल आ जाए, पूरी बुक भर में कभी भी 2 लाइनों के बीच का एंगल आ जाए तो ध्यान रखिएगा पहले बीच के एंगल निकालेंगे ना, सोचिएगा पहले क्या सोचेंगे, उन लाइनों के डीआर से डीसीज कैसे निकलेंगे। जब तक उन लाइनों के डीआर से डीसीज नहीं निकलेंगे तब तक बीच का एंगल निकलेगा नहीं। आप दिमाग लगा रहे हैं बीच के एंगल पे, लेकिन दिमाग पहले लगाना है डीआर से डीसीज पे। ठीक है, तो ये दूसरा डायलॉग, ये आज वाला लाइन वाला, ये प्लेन वाला, इंटरसेप्ट वाला। फिर जाके क्या यूज होगा, फिर बेसिकली ये ज़्यादा यूज होगा, जो ये पॉइंट आखिरी वाला है एंगल वाला, ये बहुत यूज होना है। ठीक है, कि एक प्लेन ये, इनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो ये, और परपेंडिकुलर और पैरेलल कंडीशन तो जबरदस्त रूप से, मतलब ये ज़्यादा यूज होगा। इतना इसका यूज इसका नहीं है जितना इसका यूज होना है, कि ये प्लेन पर इस प्रकार के 2 प्लेन परपेंडिकुलर होने के लिए कंडीशन है और पैरेलल होने के लिए एक कंडीशन है। अब चलिए चालू करते हैं। हम सारे पॉइंट रिपीट नहीं कर रहे हैं क्योंकि सारे पॉइंट की जरूरत इतनी नहीं पड़ेगी, वो हमने ऑब्जेक्टिव लेवल पे आपको लिखवा दिए। ध्यान रखिएगा आपके मतलब के सारे हैं, नहीं समझेंगे तो पेपर में क्वेश्चन छूट जाएगा। अब देखिए इसका 3.1 एक्सरसाइज निकालिए आप लोग, 3.1 48 पेज पे। थोड़े बहुत आज क्वेश्चन करा पाएंगे क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है, तो एक दो जितने भी करा पा रहे हैं उतने कराते हैं। 3.1 निकालिए, मेरे पास जो बुक है उसमें 41 पेज है, 48 पेज। अब देखिए आपने जो पॉइंट पढ़े हैं आपने रिवाइज भी कर लिया होगा पढ़ के, तो देखिए आपके क्वेश्चन बहुत सारे में बताने नहीं पड़ेंगे, तो हो सकता है हल्का हल्का हिंट देना पड़े। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इंटरसेप्ट मेड ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस बाय द प्लेन दिस, आल्सो फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। बोलिए सही है, तो डायरेक्ट इसमें मिसप्रिंटिंग है, डायरेक्शन रेशियो की जगह डायरेक्शन कोसाइन करिए। सभी लोग पहले क्वेश्चन में डायरेक्शन रेशियो छपा है तो इसको डायरेक्शन कोसाइन, अभी और भी मिसप्रिंटिंग है, आपको बाद में सही कराते जाएंगे। अब देखिए इसने एक ये प्लेन लिखा,
देखिए लिखा है 2x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 3। अब बताइए इसमें क्या क्या कह रहा है, बताइए इसमें ये कह रहा है कि इस प्लेन का इंटरसेप्ट बताइए। कह रहे हैं इस प्लेन का एक्स वाई जेड पे इंटरसेप्ट बताना है, तो इंटरसेप्ट का वर्ड आ रहा है, मतलब इसको काहे बदल दीजिए इंटरसेप्ट फॉर्म में। इंटरसेप्ट फॉर्म में बताइए इधर 1 होता है, इधर होता है 1, तो जो 3 लिखा हुआ है तो बताइए 3 नीचे करेंगे, तो देखिए पहले इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है, इसको 1 डाल देंगे। इक्वेशन नंबर 1 बताइए 2x/3 फिर y/3 और 2z/3 इक्वल टू 1। केवल इधर 1 होने से इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं आ गया। अब बताइए इधर आ गया तो बताइए इंटरसेप्ट फॉर्म होता है x/a। बताइए ऊपर x के साथ कुछ नहीं लिखा होता है, सिर्फ x होता है ऊपर, x/a होता है, तो ये देखिए 2 लगाए तो 2 पलट के नीचे जाएगा, तो देखिए ये आ जाएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा। देखिए अब बताइए देखो x/a, फिर यहाँ तो y अकेला लिखा है, अच्छी बात है, फिर यहाँ प्लस ही लगाया जाता है, वहां माइनस लगा, इसको प्लस लगाइए आप, और देखिए 2 नीचे तो z/-3/2 इक्वल टू 1। अब देखिए अब आइए इंटरसेप्ट फॉर्म में आया, तो बताइए x/दिस इज द a, y/दिस इज b, z/दिस इज c। c क्या निगेटिव, मतलब z पे निगेटिव डायरेक्शन पे कट करेगा, इक्वल टू 1। फिगर नहीं बनाना आपको, ठीक है। तो ये कह रहा है इंटरसेप्ट बताइए, तो ये इंटरसेप्ट आ गया 3/2, 3 - 3/2। फिर कह रहा था इस प्लेन के नॉर्मल के डीसीज बताइए, तो कहना बताइए ये जनरल फॉर्म लिखिए ना ये। अब जनरल फॉर्म में आपको मालूम चाहिए, जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस cz इधर कर दिए प्लस d बराबर 0, ठीक। इसमें abc क्या होते हैं बताइए, बताया गया जनरल फॉर्म में abc प्लेन के नॉर्मल के drs होते हैं, तो देखिए यहां लिख रहे हैं drs ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन। बताइए डायरेक्ट यहां से बताइए 2 1 - 2 1। बताइए प्लेन के नॉर्मल कह रहे हैं ax प्लस by प्लस cz वाला जो होता है उसमें abc क्या होता है, प्लेन के नॉर्मल के drs होते हैं, तो लिखा है drs ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन 2 1 - 2। drs नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है डीसीज, तो क्या डीसीज नहीं बता पाएंगे, पिछले चैप्टर में बताया था, बताइए आपके एबीसी है कि एलएमएन है, तो एबीसी है, डीआर है ना, स्क्वायर करके जोड़ने पर तो ये 1 तो आएगा नहीं, तो इनको काहे में कन्वर्ट करना है डीसीज में। कैसे डिवाइड होता है, मतलब इसी के अंदर डिवाइड कर दिया, बताइए इसका स्क्वायर डायरेक्ट यहाँ बदलना आना चाहिए, ये नहीं कि आप पूरा फॉर्मूला गधों की तरह लगाते बैठे, ठीक। बताइए ये देखिए डायरेक्ट यहाँ से बदलना सीखिए, ये आपका एबीसी है, और एलिमेंट बदलने के लिए क्या करते हैं अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड कर दिए। बताइए इसका अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आएगा 4 + 1 + 4 अंडर रूट के अंदर। बताइए 4 + 1 + 4 करेंगे तो अंडर रूट के अंदर 9 आएगा, 9 के बाद 3, यानी हर एक में 3 से डिवाइड कर दिया, यानी डीसीज डीसीज आ जाएंगे। डीसीज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन 2/3 1/3 और -2/3। अब बताइए स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, करके देखिए। तो कहने की आपको डायरेक्ट आना चाहिए, ये नहीं कि अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, कभी भी 3 नंबर लिखे हो डीआर अगर हैं तो डीसीज बदलना है तो क्या करना है, सीधे सीधे इन तीनों का स्क्वायर करके अंडर रूट लगा के डिवाइड कर दिए, डीसीज बदल जाएंगे। तो ये चलिए लिख लीजिए आप लोग क्वेश्चन फटाफट, कोई मतलब नहीं था बताने का, नोट करिए, ठीक। अब चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2। बताइए ऐसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। तो देखिए इसमें इंटरसेप्ट की बात कर रहा था, तो सीधी बात है वो कह रहा है इंटरसेप्ट बताइए, तो इंटरसेप्ट कब बता पाएंगे, जब इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलेंगे तभी तो इंटरसेप्ट बता पाएंगे, तो केवल इंटरसेप्ट फॉर्म बदलना था। सेकंड क्वेश्चन ऐसा ही है, कर लीजिएगा। देखिए फिफ्थ बता रहे हैं, लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रो द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द प्लेन दिस। कह रहे हैं कि एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालिए जो यहां से पास हो जाए, कहां से पास, थ्रो द मतलब वहां से पास हो, कह रहे हैं इस पॉइंट से पास हो, और देखिए हमने पैरेलल का साइन बनाया है, पैरेलल टू इसके पैरेलल हो 2x - 3y + 4z = 0। अब देखिए बोर्ड पे पूरा क्वेश्चन आ गया, कह रहे हैं एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से गुजरे, और देखिए मैंने पैरेलल का साइन बनाया है, 11 नहीं लिखा है, ठीक है, पैरेलल टू लिखा है और दिस। अब बताइए आज आपको लिखवाया गया कि किसी प्लेन के पैरेलल प्लेन कैसे मानना होता है, आपको लिखवाया गया अगर मान लीजिए प्लेन ax + by + cz + d = 0 है, तो उसके पैरेलल प्लेन बताइए x y z वाला पोर्शन वैसे ही रहता है, एक लेमडा बन जाता है, तो बस खत्म हो गया क्वेश्चन, बहुत सरल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ लिखा इक्वेशन ऑफ द प्लेन, देखिए पैरेलल का साइन बना थोड़ा बड़ा सा, पैरेलल टू 1। हाँ बताइए इस 1 के पैरेलल प्लेन कैसे लिखा जाता है, बताइए एक्स वाई जेड का पूरा पोर्शन वैसे ही रहेगा। अब चाहे लेमडा इधर लगा लीजिए और चाहे लेमडा उधर लगा लीजिए, जैसे हमने इधर लगाया है आप घर में करिए उधर लगाइएगा, देखिए आंसर अलग आता है कि एक ही आता है, ठीक है। तो देखिए इसके पैरेलल प्लेन, तो किसी प्लेन के पैरेलल प्लेन लिखना है तो बताइए आपका एक्स वाई जेड का पोर्शन वही रहेगा, एक लेमडा या इधर बढ़ा दीजिए उधर बढ़ा दीजिए, ठीक। अब बताइए इसमें आपको लेमडा नहीं मालूम है, तो लेमडा निकालने का कंडीशन दिए कि ये प्लेन कहाँ से पास होना चाहिए,
यहाँ से, तो बताइए सिंस लिखा, सिंस 2 यानी 2 मतलब ये कहाँ से पास होना चाहिए, पास फ्रॉम बताओ 0 1 और -2 से। कह रहे हैं इसके प्लेन वो प्लेन निकालो जो यहाँ से पास हो, तो इसके पैरेलल प्लेन ये आ गया, कहाँ से पास होने वाला चाहिए, इस जगह से। बताइए इसको यहाँ से पास कराए, पास करने मतलब इसमें आप x की जगह 0, y की जगह 1, z की जगह -2 लगाए तो x की जगह 0 लगाएंगे, y की जगह लगा देंगे 1 और 4 z की जगह लगाएंगे -2 प्लस लेमडा बराबर 0, तो ये तो 0 हो गया, दिस इज -3 -8, बताइए डायरेक्ट लिख देंगे लेमडा इक्वल टू 11 आ जाएगा। ठीक, बस खत्म हो गया, पुट इन 2। इसमें बताइए लेमडा नहीं मालूम था, लेमडा निकल आया, लगा देंगे, तो ये 2x - 3y + 4z और लेमडा की जगह 11 बराबर 0, ये आपका आंसर आ गया। पता है ये बिल्कुल उसी कैटेगरी का सवाल था हाई स्कूल लेवल का, जब हाई स्कूल में ऐसे कहा जाता है, उस लाइन की इक्वेशन निकालिए जो इसके पैरेलल हो। बिल्कुल हाई स्कूल का क्वेश्चन समझिए, 2x + 5y + 6 बराबर 0 के पैरेलल हो और 1, 2 से पास होती हो, मतलब हाई स्कूल का क्वेश्चन है, उसी का एक्सटेंशन है जेड लगा के कि इसके पैरेलल लाइन निकालनी है जो इससे गुजरती हो, तो इससे पैरेलल लाइन लेमडा करके लिखते थे और इससे गुजार देते थे, लेमडा निकल, वही क्वेश्चन देखिए लगा है आपके बोर्ड में। अब देखिए इसका जस्ट अगला क्वेश्चन छठा पढ़िए, पहले बाद में करिएगा, छठा क्वेश्चन पढ़िए, देखिए ये भी वही क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। तो ये सेम क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आप आज के टिक करा देना, आज कितने करने आप, इसको नोट करिए पॉज करके। अब देखिए आज आप लोग कितने करिए, देखिए एक्सरसाइज में आप लोग जो है पहला दूसरा करिएगा, पांचवा छठा, एक्स्ट्रा में केवल अभी 4 करिएगा। 4 का मतलब ये 2 ही क्वेश्चन है, वही बात अलग है कि उसी के तुम 10 बना दो, तो ये 2 ही क्वेश्चन है और एक्स्ट्रा का पहला दूसरा पांचवा छठा। और एग्जाम्पल देखिए कुछ टिक करवाए दे रहे हैं, देखिए मेरे पास जो बुक है तो 44 पेज पे एग्जाम्पल 1 लिखा है, इसमें 3 पार्ट है, तो ये तीनों पार्ट वही इंटरसेट वाले हैं, करिएगा आ जाएंगे। एग्जाम्पल 1 के तीनों पार्ट कर लीजिएगा, एक एग्जाम्पल 4 लिखा है वो कर लीजिएगा, एग्जाम्पल 4 आपका हो जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रो द पॉइंट दिस पैरेलल टू द प्लेन दिस, इसके पैरेलल यही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2 एग्जाम्पल अभी आज आप करिएगा, बस इतना करके रखिएगा। नेक्स्ट टर्न पे आपकी ये फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म कराएंगे और ध्यान रखिएगा नेक्स्ट टर्न में जब बैठिएगा तो ये पूरी थ्योरी पढ़ के बैठिएगा, जितने आज हमने 10 पॉइंट लिखवाए सारे के सारे पॉइंट पढ़ लीजिएगा, फिर बैठिएगा पढ़ने, ठीक है। चलिए।